नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ न्यूट्रिशन पे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक उत्तर प्रदेश जीके स्पेशल क्लास, जिसमें आपको आज मैं टॉप 50 क्वेश्चंस कराऊंगा। तो वो स्पेशली किस पे होंगे? उत्तर प्रदेश जीके पे बेस्ड होंगे। आप जानते हैं आपका हाल ही में जल्दी ही अगले महीने आपका यूपी पैट का एग्जाम आने वाला है। इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, तो आप साथ हमारे साथ जुड़े रहें और इस पूरी वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। यहाँ आपको सही वीडियो की नोटिफिकेशन और पीडीएफ मिल जाएगी। आपको इस वीडियो की पीडीएफ ही हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई चार्ज के। ठीक है, और जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक, हमारा जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा मैंने आपको। वहाँ से आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। तो सबसे पहले आपको बताना है, हु टुक अशोका टोपरा एंड मेरठ पिलर एडिक्ट्स टू दिल्ली। मतलब अशोक के टोपरा और मेरठ के स्तंभ शिलालेख को दिल्ली कौन ले गया था? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। जी हाँ, फिरोज शाह तुगलक आपका अशोका के जो टोपरा है और जो मेरठ का एडिक्ट पिलर है जो वो दिल्ली लेके गया था। कौन? फिरोज शाह तुगलक लेके गया था आपका। ठीक, तो इसके बारे में जानकारी दी आपको। तो फिरोज शाह तुगलक जो है वो आपका अशोका का टोपरा और मेरठ का पिलर इंस्क्रिप्शन है वो आपका कहाँ? दिल्ली ले गया था। ठीक है, वहीं आपको बता दें फिरोज शाह तुगलक जो है वो सुल्तान था दिल्ली का। कब तक? 1351 से लेकर 1388 तक। और साथ ही वॉज रिलीजियस मैन एंड ही रिस्पेक्टेड बुद्धिज्म। मतलब वो एक धार्मिक व्यक्ति था और बौद्ध धर्म का सम्मान करता था। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे आपको बताना है, कन्नौज वॉज नोन एज डैश एट द टाइम ऑफ हर्षवर्धन। मतलब हर्षवर्धन के समय कन्नौज को डैश के नाम से जाना जाता था। तो सी आंसर इसमें आपका है ऑप्शन ए, महोदय श्री। जी हाँ, महोदय श्री नाम से जाना जाता था आपका कन्नौज को महोदय श्री नाम से जाना जाता था हर्षवर्धन के समय पे। तो इसके बारे में जानकारी दें आपको, तो बता दें कि एट द टाइम ऑफ हर्षवर्धन कन्नौज वॉज नोन एज दी महोदय श्री। तो कन्नौज का क्या नाम रखा उस टाइम? क्या था हर्षवर्धन के समय? आपका महोदय श्री इस नाम था कन्नौज का। आपको बता दें जो हर्षवर्धन थे वो एक बुद्धिस्ट थे और वो आपका बौद्ध थे और वो भगवान शिव की, मतलब लॉर्ड श्री, मतलब भगवान श्री की पूजा करते थे। ठीक है, वहीं आपको बता दें एट द टाइम ऑफ हर्षवर्धन द मेन रिलीजियस ऑफ कन्नौज वॉज बुद्धिज्म। मतलब हर्षवर्धन के समय जो कन्नौज का मुख्य धर्म था वो बौद्ध धर्म था आपका। वहीं आपको बता दें इसी कारण कन्नौज को महोदय श्री के नाम से भी जाना जाता था। सॉरी, अब तो नाम उसका कन्नौज हो गया, पहले जाना जाता था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले। ये आप देख सकते हैं, ये आपका जो हर्षवर्धन का एम्पायर था वो 606 सी से लेकर 1647 सी तक आपका था। ये पूरा जो पर्पल एरिया दिखाई दे रहा है आपका, ये पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा जो आपका है, ये पूरा हर्षवर्धन डायनेस्टी में पूरा आता है, एम्पायर में आता था आपका। और कन्नौज जानते हैं उत्तर प्रदेश में ये जगह एक डिस्ट्रिक्ट है कन्नौज, वहाँ पे इसको महोदय श्री नाम से जाना जाता था कन्नौज हर्षवर्धन के एम्पायर टाइम। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है, हु हैज रिलीज द रिपोर्ट टाइटल वर्ल्ड ऑफ वर्क। मतलब वर्ल्ड ऑफ वर्क शीर्षक से रिपोर्ट किसने जारी की है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, ये आपका करंट क्वेश्चन है। इसमें मैंने थोड़े आपके करंट क्वेश्चन डाल रखे हैं, जिसके आपको आपके साथ साथ करंट की भी तैयारी होते रहे। अगर क्वेश्चंस कभी आते हैं करंट के तो वो भी आपके तैयार होते रहे। ठीक है, तो वो आप याद रखें कि वर्ल्ड ऑफ वर्क है जो आपका एक रिपोर्ट जारी करी गई, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आपका जारी किया गया है। तो इसके बारे में जानकारी दे दें कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एक 11th एडिशन हुआ था वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट में। जो वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट है इसका 11th एडिशन लॉन्च किया गया है, जो आपका इंसाइट देता है किसकी? प्रोजेक्ट ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में बताता है कि जो कैसे हमारे पूरे विश्व में बेरोजगारी, या कहते हैं कितनी दर कैसी बढ़ रही, किस हिसाब से कम हो रही, उसकी पूरी जानकारी देता है इस रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, वहीं आपको बता दें ये प्रोजेक्ट ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2023 में जो रिपोर्ट में बताया गया है वो बताया जा रहा है कि वो लगभग गिरी है 5.3%। और वहीं आपको बता दें इससे लगभग 191 मिलियंस पीपल आपके अफेक्ट होते हैं। तो उनको क्या है, रोजगार मिला। एक तरह से मान लीजिए आपका प्री पेंडेमिक से हम थोड़ा सा उभर के आए हैं इस टाइम में। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है दी शार्की किंगडम्स। आप जानते हैं आपका जो
शार्की किंगडम था वॉज फाउंड बाय ख्वाजा जहां मलिक सरवर इन जौनपुर इन डैश। मतलब आपको बताना है शरीक साम्राज्य की स्थापना जौनपुर में ख्वाजा जहां मलिक सरवर ने डैश में की थी। तो आपको बताना है किस ईयर में करी थी ये। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी 1394 में। जी हाँ, 1394 के अंदर आपका जो ख्वाजा जहां मलिक है उन्होंने जौनपुर की स्थापना करी थी, जो कि शरीक किंगडम में आपका आता है। कहते सरकी किंगडम आपका आता है। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी देते हैं। ये जो सरकी किंगडम है उसे फाउंड किया गया था आपका जौनपुर के अंदर, किसके द्वारा? ख्वाजा जहां मलिक सरवर द्वारा। कब? 1394 के अंदर। और बता दें वो रूलर था आपका, ये वो क्या एक रूलर था किसका? शरीक एम्पायर का। कब? 1934 से लेकर 1412 तक रहा है आपका। वहीं आपको बता दें ही मेड जौनपुर, मतलब जौनपुर को एक तरह से अपना समृद्ध और अपना सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बना दिया था। ठीक, वहीं आपको बता दें इसने बहुत सारी बिल्डिंगों का निर्माण करवाया, जैसे जामा मस्जिद, मकबरा ए सरवर और काला तालाब, इन सभी का इसने निर्माण करवाया था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पिलर्स ऑफ अशोका वॉज नॉट फाउंड इन उत्तर प्रदेश। तो इसमें से बताना है कौन सा पिलर आपका जो स्तंभ है उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, कौन सा? सिद्धार्थनगर। जो सिद्धार्थनगर स्तंभ है वो आपका उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता। यहाँ का टोपरा और सकंसा और कलसी जो है, ये तीनों पिलर उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, बस सिद्धार्थनगर जो पिलर है वो नहीं पाया जाता है। तो आपको बता दें जो ऑल पिलर्स एक्सेप्ट दी सिद्धार्थनगर पिलर हैव बीन फाउंड इन दी अशोका पिलर्स ऑफ अशोका इन उत्तर प्रदेश। बाकी सब उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं अशोका पिलर, पर आपका जो सिद्धार्थनगर पिलर है वो नहीं पाया जाता। आपको बता दें सिद्धार्थनगर पिलर है वो आपका सेपरेट है उत्तर प्रदेश से, और ये आप कहाँ मिलता है? आपको नेपाल में मिलता है। आपको कहाँ? नेपाल में मिलता है। उत्तर प्रदेश से हट के मिलता है नेपाल के अंदर। ठीक है, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश और नेपाल की बाउंड्री शेयर होती है। चलिए आपको ये दिखा देता हूँ, जैसे आपकी जितनी भी एडिक्ट्स हैं आपके, है ना, अशोका के, जैसे कलसी हो गया, दिल्ली टोपरा हो गया, मेरठ हो गया, लाम्बी हो गया, ये सब आपको ऐसा फोटोज मैंने आपको बता रखे हैं, पिलर्स एडिक्ट्स सब इसमें दे रखे हैं इसमें। ठीक है, आप यहाँ दे सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगली यहाँ पे। यहाँ पे ये आपको मैंने पूरे उसमें बता रहा हूँ कि कहाँ पे लौरी कहाँ पे था, नंदगढ़ आपका, संकिसा, है ना, सांची, सारनाथ, है ना, रामपुरवा और वैशाली, ये सभी आपके स्तंभ हैं आपके किसके? अशोका के। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और आपको बताना है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द ग्रैंड ऑफ ऑर्डर ऑफ द येलो स्टार। क्या नाम है? सूरीनाम हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर। मतलब सूरीनाम एक आपका देश है, इसके सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑफ ऑर्डर ऑफ द येलो स्टार से किसे सम्मानित किया गया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। जी हाँ, हमारे देश के राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी को इससे आपका ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है सूरीनाम कंट्री द्वारा। तो चलिए आपको बता दें कि हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को ग्रैंड ऑफ ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से, जो कि येलो स्टार से सम्मानित किया गया है, जो कि एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है सूरीनाम का। ठीक है, और वहीं आपको बता दें ये जो अवार्ड है, ये अवार्ड है वो चंद्र आपकी जो सूरीनाम की जो चंद्रिका प्रसाद सतोखी, जो कि प्रेसिडेंट हैं किसके? रिपब्लिक ऑफ सूरीनाम के, उनके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आपको और बताते हैं कि जो आपका सूरीनाम है उसका कैपिटल क्या है। वो आपका है पारामारिबो। ठीक है, आप याद रखिएगा, सूरीनाम की कैपिटल क्या है? पारामारिबो की कैपिटल है, और उसकी जो करेंसी है वो है सूरीनाम डॉलर, इसकी करेंसी है। वहीं इसके जो प्रेसिडेंट आपको बताया था चान सतोस्की। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है विच साइट वॉज डिस्कवर्ड बाय द भारत सेवक समाज ऑन द बैंक ऑफ द हिंडन रिवर। मतलब भारत सेवक समाज ने हिंडन नदी के तट पर किस स्थल की खोजना की थी। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए,
आलमगीरपुर, जी हाँ, आलमगीरपुर की आपकी क्या नाम है डिस्कवर किया गया था भारत सेवक समाज द्वारा। कहाँ पे? हिंडन रिवर पे। ठीक है, तो इसके बारे में बता दें, जो साइट नेम आलमगीरपुर वो डिस्कवर बाय द बैंक ऑफ द हिंडन रिवर, मतलब हिंडन नदी के तट पर ये इसका आपका आलमगीरपुर जगह आपकी खोजी गई थी भारत सेवक समाज द्वारा। वहीं बता दें, जो आलमगीरपुर है वो एक एशियंट हिस्ट्री है जो कि लोकेटेड है कहाँ पे? मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आपकी जो आलमगीरपुर है वो कहाँ पे स्थित है? आपका मेरठ के अंदर स्थित है। मैं आपको बता दें, इस जो शहर है इसको स्थापित किया था मुगल एम्पायर जो कि उस टाइम शासक थे कौन? औरंगजेब। उसने कब? 1659 में इसकी स्थापना करी गई थी। वहीं बता दें, आलमगीरपुर जो है वो एक कैपिटल के रूप में काम कर रही थी मुगल एम्पायर के। कब? 1666 के अंदर। और ये कैपिटल आपकी डिस्ट्रॉय कर दी गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी किससे? आपके सेवरल फ्लड से, मतलब बाढ़ के कारण ये शहर आपका डिस्ट्रॉय हो गया था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स ऑफ उत्तर प्रदेश इज अनरिलेटेड टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो आपको याद रखें, लोथल, कालीबंगा, आलम जारगीपुर और हुलास। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, 1 और 2 मत। जी हाँ, आपका लोथल और कालीबंगा है, ये आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपका उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ता है। ठीक है, आप कह सकते हैं ये पूरा हिस्सा उत्तर प्रदेश का आता है, नहीं, ये पूरा हिस्सा आपका उत्तर प्रदेश का यहाँ आता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपका जो लोथल है वो आपका नहीं आता है। ठीक है, लोथल नहीं आता और कालीबंगा सॉरी आपका लोथल और कालीबंगा नहीं आता है। ठीक है, तो आप ये सकते हैं मैप देखेंगे, तो मैप में आप देखेंगे तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे लोथल आपका यहाँ पे कहीं पाया जाता है। ये देखो मैप कहाँ पे लोथल जो यहाँ पाया जाता है, ये गुजरात करीब। और आपका जो कालीबंगा है वो आप यहाँ देखेंगे मैप में, कालीबंगा देखेंगे। अरे कहाँ गया? चलिए फिर आप देख सकते ढूंढ सकते हैं, पर ये पता ना ये ज्योति नहीं आती आपकी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, जो कालीबंगा लोथल है वो आपका रिस्पेक्टिव सेंटर्स नहीं है इंडस वैली सिविलाइजेशन उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आपको बता दें, जो कालीबंगा है वो राजस्थान में आपकी लोकेटेड है, और वहीं जो लोथल है वो गुजरात के अंदर लोकेटेड है। आपको मैं लोकेशन आपको ऐसे बता दी। ठीक है, और आलमगीरपुर जो है वो और हुलास है जो उत्तर प्रदेश में आपके सिचुएटेड है, कहाँ पे? सिटी भातिया में। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर और हुलास सिटी भत्या है के साथ संबंधित हैं, ये आपके उससे एसोसिएटेड है आपके। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है, हु इज द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ कम्युनिकेशन जोन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन। तो जोन केमिकल केमिकल कह रहा हूँ, मैकेनिकल सॉरी। तो आपको बताना है, जोन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन के संपर्क करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो आपको बताना है, कम्युनिकेशन जोन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन ऑफिसर कौन बन गई हैं? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, कर्नल सुचिता शेखर। जी हाँ, आप देखते हैं फोटो उनका, कर्नल सुचिता शेखर जी ये बन गई हैं पहली वुमेन ऑफिसर ऑफ कम्युनिकेशन जोन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन की। ठीक है, ये इंडियन आर्मी की बटालियन है, उसकी ये ऑफिसर बन गई हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है, तोदरमाल वन ऑफ द नवरत्नास ऑफ अशोक अकबर बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। मतलब अकबर के नवरत्नों में से एक टोडरमल उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित थे? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, सीतापुर। जी हाँ, सीतापुर से आपका टोडरमल संबंधित है। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी दे दें तो आपको बता दें, टोडरमल है ये एक वन ऑफ द नवरत्नों में से थे, किसके? अकबर के। ठीक है, वहीं आप बता दें ये कहाँ से था? आपका सीतापुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में आपका ये संबंधित है। वहीं आपको बता दें, वह एक कुशल और योग्य प्रशासक थे। ठीक है, वहीं आपको बता दें वो क्या नाम उन्होंने अकबर के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसमें आपका राजस्व, रेवेन्यू सिस्टम, लैंड रिफॉर्म और जस्टिस सिस्टम, इन सभी को शामिल किया गया था। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है, नेम द एम्परर हु बिल्ड द टॉम्ब ऑफ मरीम उज जमानी। ठीक है, तो आपको बताना है उस सम्राट का नाम बताइए जिसने मरियम उज जमानी का मकबरा बनवाया। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, जहांगीर। जी हाँ, जहांगीर वो राजा था जिसने मरियम उज जमानी का मकबरा बनवाया था। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ आप। जैसे फोटो है उस मकबरा का,
तो इसके बारे में जानकारी देता आपको। तो बता दें कि जो मुग़ल एम्पायर था जहांगीर, उसने बनवाया था आपका टॉम मकबरा बनवाया था किसका, मरियम उज़ जमानी। ठीक है, तो आप वहीं बता दें ये जो मुग़ल एम्पायर के तीसरा आपका राजा था, या कहते हैं तीसरा सम्राट था मुग़ल साम्राज्य का। और आपको बता दें वह एक धार्मिक और न्यायप्रिय शासक था। कौन, जहांगीर। भाई आप बता दें उसने क्या है, उसने मरियम उस जमानी का मकबरा बनवाकर अपनी पत्नी के प्रति अपने प्रेम का इजहार किया था। ठीक है, वहीं आपको बता दें यह मकबरा आगरा में स्थित है। कहाँ से स्टूडियो आपका, आगरा के अंदर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द इंटरनेशनल साहित्य सेतु सम्मान 2023। तो अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सेतु सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, हेमलता शर्मा। जी हाँ, फोटो देखते हैं, ये फोटो है हेमलता शर्मा जी को, इनको सम्मानित किया गया है इंटरनेशनल साहित्य सेतु सम्मान 2023 से। आपको बता दें हेमलता शर्मा जो कि हैं, जो मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, इनको इंटरनेशनल साहित्य सेतु अवार्ड 2023 सम्मानित किया गया है। और ये आपका काम होता है हाउस ऑफ कॉमन लंदन के अंदर इनको ये सम्मान दिया गया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है हु एस्टेब्लिश जहांगीर ए अदल इन आगरा टू गेट रॉयल जस्टिस। मतलब शाही न्याय पाने के लिए आगरा में जंजीर ए अदल की स्थापना किसने की। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, जहांगीर। जी हाँ, जहांगीर ने आपका जंजीर ए अदल की स्थापना करी थी आपका शाही न्याय पाने के लिए। ठीक है, आप देखते हैं उसका, आप देखते हैं जहांगीर एस चेन ऑफ जस्टिस, मतलब जहांगीर ए अदल इसे कहा जाता है। कब, 1605 में करवाया था आपका ये। तो इसके बारे में जानकारी दें, जंजीर है ये आपका जंजीर ए अदल, ये इसको स्टैब्लिश किया गया था आगरा के अंदर जहांगीर द्वारा किया गया था टू गेट रॉयल जस्टिस। ठीक है, और वहीं आपको बताया जहांगीर कौन, तीसरा मुग़ल एम्पायर था, और ये एक धार्मिक और न्याय प्रिय शासक भी था। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है व्हेन वॉज सदात खान बुरहान उल मुल्क अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ अवध। मतलब सादत खान बुरहान उल मुल्क को अवध का राज्यपाल कब नियुक्त किया गया था। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, 1722 में। जी हाँ, 1722 में आपको सद्दत खान बुरहान उल मुल्क को आपका गवर्नर अपॉइंट किया गया था अवध का। चलिए आपको बता दें आपका सादत खान बुरहान उल मुल्क, आपसे नाम थोड़ा बड़ा सा है, थोड़ा दिक्कत हो रही होगी तो आप थोड़ा देख लीजिएगा। इसको अपॉइंटेड किया गया था गवर्नर अवध का 1722 के अंदर। वहीं आपको बता दें ही वॉज इन्फ्लुएंशिएटेड सूबेदार, है ना, ये कौन, एक प्रभावशाली सूबेदार था अवध का, और इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था आपका किसमें, जो कि जो पावर है ना, जो कंसोलिडेटिंग द पावर, मतलब जो शक्तियों के एक सारी जो पावर्स हैं उनको एक जगह इकट्ठा करने में और पूरी मतलब उन अवध को सत्ता को मजबूत करने में इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना बड़ा योगदान दिया था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है विच मिनिस्ट्री हैज़ रिलीज्ड दी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। मतलब किस मंत्रालय ने स्थिरता रिपोर्ट जारी की है, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट जारी करी है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जी हाँ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आपका सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट जारी करी गई है। तो इसके बारे में जानकारी देते हैं आपको। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है व्हेन डिड ब्रिटिश रिमूव द नवाब ऑफ अवध फ्रॉम द थ्रोन बाय द सेविंग एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब अंग्रेजों ने प्रशासन बचाकर अवध के नवाब को गद्दी से कब हटाया। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, 1856 में। जी हाँ, 1856 एडी में आपका वाजिद अली शाह जो उस टाइम आपके कौन थे, उस पर गद्दी बैठा हुआ था पूरा नवाब, उसको हटा दिया था। तो आपको जानकारी दें ब्रिटिश रिमूव नवाब ऑफ अवध थ्रोन ऑन 1856। ठीक है, नवाब ऑफ अवध वॉज कौन थे, वाजिद अली शाह, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। और बता दें वो एक डिक्टेटर मतलब आपके तानाशाह रूलर था, वो कहना एक तानाशाह था, और उसने जो कंडम था वो मतलब एक तरह से अराजकता कहते ना कि एनार्की जो होती है, अपना
मतलब परिवारवाद जो होता रहता है ना, एनार्की कहते हैं, मतलब राजा था, उससे फिर उसका बेटा, उसे हम कहते हैं एनार्की कहते हैं, वो उसको फॉलो करता था। वहीं आपको बता दें ब्रिटिश डिकम्पोज द नवाब ऑफ अवध एंड नेक्स्ट अवध टू दी ब्रिटिश एम्पायर, मतलब उन्होंने नवाब ऑफ अवध को अवध को है उसको क्या नाम है हटा दिया और अवध को अपने कब्जे में ले लिया और उसे ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बना दिया था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है इन विच ईयर हरिश्चंद्र पत्रिका वॉज पब्लिश्ड, मतलब हरिश्चंद्र पत्रिका किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए 1872 में। जी हाँ, 1872 में आपकी हरिश्चंद्र पत्रिका पब्लिश की गई थी। तो इसके बारे में जानकारी दे दें तो हरिश्चंद्र पत्रिका है, इसको पब्लिश किया गया था 1872 में, ठीक है। और एक हिंदी मंथली मैगजीन थी जो कि फाउंड की गई थी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, ठीक है। और वहीं आपको बता दें ये मैगजीन थी वन ऑफ द मैगजीन दैट प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लिटरेचर। इसने हिंदी साहित्य के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली पत्रिका के रूप में काम किया था। मैं आपको बता दूं भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे उन्होंने कई सारे आर्टिकल्स लिखे थे वेरियस टॉपिक्स पे, किसके हिंदी लिटरेचर पर, ठीक है, किसके अंदर हरिश्चंद्र पत्रिका के अंदर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है द बुक टाइटल अजय टू योगी आदित्यनाथ हैज़ बीन रिटन बाय हुम। तो आपको बताना है अजय टू योगी आदित्यनाथ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सी आंसर आपका है ऑप्शन सी शांतनु गुप्ता। जी हाँ, आप जैसे कहते हैं शांतनु गुप्ता जी द्वारा अजय टू योगी आदित्यनाथ ये पुस्तक लिखी गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है वेयर डिड बेगम हजरत महल टेक रेफ्यूज ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह के दौरान बेगम हजरत महल ने कहाँ शरण ली? तो सी आंसर आपका है ऑप्शन डी नेपाल में। जी हाँ, नेपाल में बेगम हजरत महल ने शरण ली थी 1857 के रिवॉल्ट में। आपको बता दें बेगम हजरत महल वाइफ थी किसकी? वाजिद अली शाह की पत्नी थी और क्वीन ऑफ अवध, मतलब क्वीन अवध की क्या है आपकी रानी थी, ठीक है। चलिए इसके बारे में और जानकारी बता दें कि जो वैसे बताया था आपको नेपाल में शरण ली थी, ठीक है, और वो वाइफ किसकी थी? अभी बताया था वाजिद अली शाह की पत्नी थी। और बता दें ही लेड द रेबल्स ड्यूरिंग रिवॉल्ट 1857, मतलब 1857 में विद्रोह के दौरान उन्होंने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था, ठीक है। वहीं आपको बता दें विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया था जैसा मैंने आपको बताया है, और बेगम हजरत महल को नेपाल भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है जवार एंड अरहर आर द मोस्ट कल्टिवेटेड क्रॉप्स इन रीजन ऑफ डैश, मतलब जवार और अरहर डैश क्षेत्र में सबसे अधिक खेती की जाने वाली फसलें हैं। तो कहाँ पे की जाती है खेती है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए सदर्न प्लेट्यू, दक्षिणी पठार में आपकी सबसे ज़्यादा जवार और अरहर की खेती की जाती है, ठीक है। आपको बता दें तो जवार है वो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है इंडिया की, ठीक है। फिर बाजरा और रागी ये सब आपकी कही जाती हैं। चलिए फिर आगे आपको बता दें जवार और अरहर इज द मोस्ट कल्टिवेटेड क्रॉप इन साउथ सदर्न प्लेट्यू। आपको बता दें द रीजन इज फ्लैट रीजन लोकेटेड इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। सदर्न पार्ट पाया जाता है और ये फ्लैट एरिया बिल्कुल समतल एरिया है और द रीजन कम्स अंडर ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर आता है। यहाँ पे जो रेनफॉल जो होती है वो हाई होती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है कि KFON है ना प्रोजेक्ट्स इज रिलेटेड टू विच स्टेट, मतलब KFON परियोजना है किस राज्य से संबंधित है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी केरल से संबंधित है आपका, ठीक है। तो इसके बारे में जानकारी दें कि पिनरई विजयन जो कि केरल गवर्नमेंट के इस टाइम लीडर हैं और गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क से KFCON कहते हैं इसको आपका लॉन्च किया है। आपको बता दें इससे क्या है केरल गवर्नमेंट एक पहला राज्य बन गया है जहाँ पे राइट टू इंटरनेट एक बेसिक राइट के तौर पे माना जाएगा। एक डिजिटल डिवाइड के तहत इसमें क्या है KFCON के तहत आपका पूरे राज्य में आपको हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा सभी घरों को, ठीक है, और सभी घरों और सरकारी ऑफिस को। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट सिचुएटेड ऑन दी राइट बैंक ऑफ गंगा, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित नहीं है? उसकी आंसर आपका है ऑप्शन सी वाराणसी। जी हाँ, वाराणसी आपका दाहिने पे आपका मतलब क्या राइट साइड आपका स्थित नहीं है। तो वाराणसी कहाँ पे? लेफ्ट साइड में आपका, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप, ये वाराणसी है
बाकी सब आपका ये कानपुर है ना, कानपुर, हरिद्वार है ना, हरिद्वार और प्रयागराज, ये सब आपकी कहाँ है, इलाहाबाद को ही हम प्रयाग कहते हैं, ये सब आपका राइट साइड से हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं वाराणसी इज नॉट सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द गंगा, आपको वही बताया, सिटी सिचुएटेड लेफ्ट बैंक ऑफ द गंगा, तो लेफ्ट साइड आपकी सिचुएटेड है, और अदर सिटी जैसे प्रयागराज, हरिद्वार, कानपुर, ये सब राइट साइड है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स गंडक एंड गंगा, तो निम्नलिखित में से गंडक और गंगा नदियों का संगम कौन सा है, तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, हाजीपुर। जी हाँ, जो आपका गंडक और गंगा नदी है, इनका जो संगम है दोनों मिल जाती हैं, वो कहाँ पे मिलती है, कौन सी नदी मिलती है, हाजीपुर नदी है, वहाँ पे मिलती हैं। तो इसका मैं बता दें, द कन्फ्लुएंस ऑफ द गंडक एंड गंगा रिवर अकर्स हाजीपुर, बिहार में आपका होता है एक तरह से, ठीक है। और ये संगम इज इम्पॉर्टेंट रिलीजियस ऑफ हिंदू, तो ये हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भी माना जाता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं यहाँ पे ये पूरा आपका गंगा का बाई सब में आपका पूरा दे रखा है, जैसे गंडक हो गई है ना, और ये गंगा हो गई, यहाँ पे आपके मिल रही पटना में है ना, तो वहीं पे आपका ये आपका पूरी जानकारी दे रखी है, मैंने बताया, और पूरा आप देखते हैं कौन सी नदी कहाँ कहाँ से कैसे कैसे गुजर रही है, उसकी मैंने आपको पूरा मैप में जानकारी दे रखी है, आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, आपको बताना है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड दी स्पिनोजा प्राइज द हाईएस्ट ऑनर इन डच साइंस, मतलब डच विज्ञान के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, ज्योति गुप्ता। जी हाँ, पढ़ सकते हैं ज्योति गुप्ता जी, इनको सम्मानित किया गया है हाईएस्ट ऑनर इन डच साइंस में, कौन सा, स्पिनोजा प्राइज सम्मानित किया गया है। तो चलिए इसके बारे में जानकारी दें, स्पिनोजा प्राइज इज वाइडली रिगार्ड द हाईएस्ट डिस्टिंक्शन इन डच साइंस में सबसे सर्वोच्च सम्मान के तौर पे काम माना जाता है। और आपको बता दें कि जो आउटस्टैंडिंग रिसर्चर होते हैं जिसने सिग्निफिकेंट काम किया होता है, आपका डेमोन्स्ट्रेशन और साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था, उसको ही सम्मान दिया जाता है, ठीक है। और जो अवार्ड है था वो टेस्टमेंट ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क कर, जो मैं बताया जिसमें सोशल के ऊपर और साइंस के ऊपर कोई अच्छा काम किया था, उसके लिए सम्मान दिया जाता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कम्प्लीटली रेन फेड, मतलब निम्न में कौन सी नदी पूर्णतः वर्षा आधारित है, तो मतलब पूर्णतः रेन पे डिपेंड करती है, तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, आपके हिंडन हिंडन रिवर जो है वो आपकी पूरी तरह से वर्षा में निर्धारित होती है, अगर ज़्यादा बारिश होगी तो बढ़ रही है, बारिश नहीं होगी तो नदी सूख जाती है। तो चलिए आपको बता दें, रिवर्स फ्लोस फ्रॉम कॉमन पार्ट, आपका जो कॉमन पार्ट है ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में, इसके एंड इज फेड बाय द रेन, मतलब जो नदी उत्तर प्रदेश का कुमाऊं भाग जो होता है ना, कुमाऊं जो भाग होता है उसमें बहती है, और बारिश के में पानी से पूर्ण होती है, मतलब बारिश के पानी पे ही सर्वाइव करती है जाता है। आपको बता दें इसका जो वाटर सोर्स है वो ओरिजिनेट होता है वेधा गंगा ग्लेशियर से, जो कि मेन ओरिजिन है किसका, मरचुला विलेज है, कहाँ पे, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पे। मैं आपको बता दें हिंडन रिवर एक ट्राइब्यूटरी है, एक पार्ट है किसका, गंगा रिवर का। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर जॉइंस दी करनाली रिवर एट दी ब्राह्मण घाट एंड बिकम दी घाघरा रिवर, मतलब निम्न में से कौन सी नदी भराम घाट पर करनाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी में बन जाती है, तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, शारदा। जी है, शारदा रिवर आप देखते हैं, ये शारदा रिवर जब यहाँ क्या नाम आपकी जो करनाली रिवर और क्या नाम है हराम रिवर जो है दोनों मिलती है आके, और यहाँ पे जो नदी बनती है ये नदी आपकी हो जाती है शारदा नदी, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें शारदा रिवर एक जॉइन करती है करनाली और बर्मन घाट जो है वो, सॉरी, शारदा रिवर जॉइन करती है किसको, करनाली रिवर को जॉइन करती है बरम घाट पे, ठीक है। सो सॉरी, शरद मैं गलत बोल दिया था, तो उस पर ध्यान रखिएगा, तो शरद घाट पे मिल जाती है और फिर क्या बन जाती है, घाघरा नदी बन जाती है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पीछे मैं बताया ना, तो ये करनाली नदी और शारदा नदी दोनों मिलके कौन सी नदी बनाती हैं, आपका घाघरा नदी बनाती हैं, ठीक है, घाघरा नदी बनाती हैं। और वहीं जो घाघरा नदी है एक मेजर रिवर है भारत की, ठीक है। वहीं आपको बता दें इट्स फ्लोज थ्रू उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और जॉइंट गंगा रिवर,
तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड होते हुए गंगा नदी से मिल जाती है और बे ऑफ बंगाल चली जाती हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आप मैप लगा रखा था, वहीं पे ये मैप पूरा घाघरा नदी आपको देखते हैं, ये यहाँ पे दोनों नदी मिल रही है ना, ये यहाँ शारदा और वो नर्मदा नदी दोनों मिलती हैं और फिर ये घाघरा नदी बन जाती है। यहाँ जाके आगे गंगा मिल जाती है और गंगा मिल के बे ऑफ बंगाल में जाके डूब कर जाती है जाके। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे आपको बताना है सावित्री पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच स्टेट। तो सावित्री पंप स्टोरेज किस राज्य परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र से संबंधित है। तो आपको बता दें ये NHPC मतलब जो NHPC है ये लिमिटेड है, इसके द्वारा एग्रीमेंट किया गया है, महाराष्ट्र सरकार के साथ एग्रीमेंट किया गया है। इसके तहत ये क्या 4 पंप स्टोरेज पावर प्रोजेक्ट बनाएंगे, किसके, जिसमें हम क्या है 7350 मेगावाट कैपेसिटी जो कि क्या पावर जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस गोमती मीट्स रिवर गंगा, मतलब निम्नलिखित में किस स्थान पर गोमती नदी गंगा नदी से मिलती है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, गाजीपुर। जी हाँ, गाजीपुर में आपकी गोमती नदी गंगा से मिल जाती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं गोमती रिवर इज ए ट्राइब्यूटरी ऑफ गंगा, मतलब आप जानते हैं गोमती नदी गंगा नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, और रिवर जॉइंस गंगा रिवर इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो यहाँ मैंने उधर देखो, यहाँ एक और अच्छा मैप देखो, आप देखते हैं यहाँ पे घाघरा गोमती, आप देखते हैं गोमती यहाँ होती है और यहाँ आपके ये मिल जाती है, ये आपकी मेन जो गंगा नदी है उससे, और ये आप जानते हैं गंगा नदी पूरी बहती जाती है, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है आके। ठीक है, गोमती आप देखो, रामगंगा, काली सरदा, राप्ती, घाघरा, गंधक, पलगू है ना, पुनपुंग, सन है ना, ये सब भी आपकी भगमती, बुद्धि, गंधक है ना, कोशी, ये सब आपकी नदी हैं जो कि आपकी ट्राइब्यूटरीज है किसी गंगा नदी की। ठीक है, बहुत सारी और भी हैं, मैं इतनी बता रहा हूँ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। आपको बताना है परीक्षा डैम इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, मतलब परीक्षा बांध निम्नलिखित किस नदी पर स्थित है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, बेतवा। जी हाँ, बेतवा जो आपकी नदी है उस पर आपका परीक्षा डैम स्थित है। तो आपको इसका जानकारी दे दें कि रिचा डैम है, परीक्षा लिखा हुआ है वो रिचा डैम है, वो आपको सिर्फ है बेतवा नदी पर, कहाँ पे, रायबरेली डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, ये डैम है वो यूज़ किया जाता है इरिगेशन, पावर जनरेशन और फ्लड कंट्रोल के लिए। इससे क्या है लाखों जो किसान हैं उत्तर प्रदेश को उससे फ़ायदा होता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं ये पूरा आपका बेतवा है, यहाँ पे आपका बनवा रखा है, बेतवा रिवर है यहाँ पे, ये पूरी बेतवा रिवर है और इसी के बारे में उसका जानकारी दे रखी है आपकी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम इज रिलेटेड टू विच स्टेट। तो नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना किस राज्य से संबंधित है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश से आपका ये संबंधित है नंद बाबा मिल्क योजना। ठीक है, तो इसके तहत बता दें कि नंद बाबा मिल्क मिशन जो है, जो कि योगी आदित्यनाथ द्वारा लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसका बजट रखा गया है 1000 करोड़ रुपये। ठीक है, आपको बता दें ये भारत का पहला मिल्क प्रोडक्शन में आता है, जो जानते हो कि भारत नंबर 1 पे आता है पूरे विश्व में दूध उत्पादन करने में। इसमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे आता है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ये टॉप 5 आपके मिल्क प्रोड्यूस करने वाले राज्य हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ रिवर गंभीर। तो गंभीर नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान में आपका जो गंभीर नदी है वो आपकी स्टार्ट होती है या कहते हैं शुरुआत होती है। तो इसके बारे में जानकारी दें, जो ओरिजिन ऑफ गंभीर नदी राजस्थान, जैसे आपको पता है कि उसके वहाँ पे आपकी उद्गम होती है, आपकी स्टार्ट होती है। यह नदी राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित बनास के पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, और बता दें इसका उद्गम स्थल गंभीर चौकी भी कहा जाता है, इसको गंभीर चौकी भी कहा जाता है। ठीक, तो आप याद रखें गंभीर चौकी गंभीर रिवर को ही कहा जाता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, मतलब निकटमंद कौन से सही तरह से मैच नहीं खा रहा है? जैसे कौशाम्बी यमुना नदी, बितूर गंगा, गोरखपुर राप्ती नदी और गाजीपुर में रामगंगा। तो इनमें कौन सा बताइए कौन सी गलत है इनमें से, चारों में से? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी। जी हाँ, गाजीपुर रामगंगा नदी नहीं आती, गाजीपुर में रामगंगा नदी नहीं पड़ती है। तो इसके बारे में बता दें कि जो
गंगा रिवर है वो गाजीपुर में नहीं, वो गंगा फ्लोस ओनली, गंगा है नदी है वो सिर्फ सिर्फ गाजीपुर में गंगा नदी फ्लो करती है, ना कि रामगंगा नदी फ्लो करती है। आपको बता दें गंगा रिवर्स फ्लोज फ्रॉम वेरियस डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इंक्लूडिंग वो गाजीपुर। तो उत्तर प्रदेश के कई डिस्ट्रिक्ट क्या नाम है डिस्ट्रिक्ट से होते हुए, शहरों से होते गुजरती है, उसमें से एक गाजीपुर भी है। ठीक है, मैं आपको बता दें रामगंगा फ्लोज थ्रू सिद्धार्थनगर महाराजगंज ऑफ डिस्ट्रिक्ट, मतलब रामगंगा आपकी सिद्धार्थनगर और महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट पड़ती हैं उत्तर प्रदेश में, वहाँ फ्लो करो, वहाँ से फ्लो होती है, बहती हुई जाती हैं। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है इन विच स्टेट ऑफ इज दी अमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड। तो अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सी आंसर आपका है ऑप्शन बी असम में। जी हाँ, असम में आपका ये पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया ये अमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट है। ठीक, तो इसके बारे में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो निम्नलिखित में कौन सा सही सुमिलित नहीं है, मतलब सही से मिला नहीं है। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन ए जौनपुर साई। जी हाँ, जौनपुर साई सही से ये गलत लिखा हुआ है, बाकी कानपुर में आपकी गंगा है, गोरखपुर में राप्ती है और बितौर में गंगा है, जैसे मैंने बताया है। तो जौनपुर में साई नहीं है, तो इसके बारे में बता दें कि सॉरी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है महिलाबाद ऑफ उत्तर प्रदेश, महिलाबाद ऑफ उत्तर प्रदेश इज़ फेमस फॉर। उत्तर प्रदेश का महिलाबाद प्रसिद्ध है। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन बी फॉर दशहरी मैंगो। दशहरी आम के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है आपका महिलाबाद। ठीक, तो चलिए आपको बता दें कि दशहरी आम जो है, जो महिलाबाद में आपका महिलाबाद का दशहरी आम कहा जाते हैं, उसे उत्तर प्रदेश में सबसे फेमस कहा जाता है पूरे देश के अंदर। आपको बता दें जो महिलाबाद में जो आम दशहरी आम मिलता है वो बहुत ज़्यादा स्वीट और जूसी होता है और बहुत टेस्टी होता है खाने में। ठीक है, मैं आपको बता दें जो दशहरी मैंगो है वो महिलाबाद में आपका मिलता है इन द मंथ ऑफ मार्च टू मई में आपका ये आपका मिलता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बता दें अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट 2023 रिपोर्ट विच स्टेट हैज़ रैंक्ड नंबर 1 इन द टर्म ऑफ इन्वायरमेंट। मतलब स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट 2023 की रिपोर्ट आई, इसके अनुसार बताइए कि पर्यावरण के मामले में नंबर 1 प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन डी तेलंगाना। जी हाँ, तेलंगाना नंबर 1 इस रिपोर्ट में रहा है। तो बता दें आपको सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट जिसे CSE कहते हैं, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ये हर साल अपनी एक स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरनमेंट 2023 इन फिगर एक आपका रिपोर्ट निकालती है, डेटा दिया है इसने, और इस कब निकालती है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे ये रिपोर्ट निकालती है। ठीक है, तो अब वहीं आपको बता दें जो स्टडीज ऑफ वेरियस एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग क्लाइमेट, एक्सट्रीम वेदर, हेल्थ, फूड, न्यूट्रिशन, माइग्रेशन, डिस्प्लेसमेंट, एग्रीकल्चर, एनर्जी, वेस्ट, वाटर, बायोडाइवर्सिटी, इन सभी के ऊपर क्या है रिपोर्ट तैयार की जाती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है इन विच ईयर इज़ दी किसान भाई योजना वॉज स्टार्टेड इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो सी आंसर आपका है ऑप्शन बी 1992 में। जी हाँ, किसान भाई योजना 1992 में शुरू की गई थी। तो इसके बारे में बता दें कि किसान भाई योजना है जो 1992 में शुरू की गई थी और इसके तहत क्या है लोन प्रोवाइड किया जाता था उत्तर प्रदेश के किसानों को। ठीक है, जिससे क्या है वो अपना कुछ फंड्स ले सकें, साथ ही हार्वेस्टिंग क्वांटिटीज़ मतलब आपको उत्पाद कटाई कर सकें खाद की या उपज खरीद सकें, उसके लिए ये लोन दिया जाता था इस स्कीम के तहत। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नोन एज दी ताज ब्रांड इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में क्यों कौन सी फसल को ताज ब्रांड के नाम से भी जाना जाता है? तो सी आंसर आपका है ऑप्शन सी पोटैटो। जी हाँ, आलू को ताज ब्रांड के नाम से भी जाना जाता है उत्तर प्रदेश में। तो उसके बाद बता दें जो आलू है आपका उसे ताज ब्रांड के नाम से भी जाना जाता है उत्तर प्रदेश में और ये पॉपुलर पोटैटो ब्रांड है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, आपको बता दें आलू को हाई क्वालिटी एंड टेस्ट के लिए माता है। यहाँ का जो आलू होता है वो बहुत टेस्टी और हाई क्वालिटी का होता है, तो ताज ब्रांड का आता है। ठीक है, जो प्रोडक्ट आपको जानते हो कि आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 पे रहता है और उसमें जो लखनऊ नंबर 1 पे रहता है, उस पर रायबरेली, मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर, फिर बरेली आता है आपका। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है विच स्टेट्स इशाद आम हैज़ रिसेंटली बीन गिवन दी GI टैग। मतलब हाल ही में किस राज्य के इशाद आम को GI टैग दिया गया है? तो सी आंसर आपका है ऑप्शन ए कर्नाटका। जी है, कर्नाटका का जो इशाद आम है इसको GI टैग दिया गया है। इसका जोग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं GI टैग को। तो इसके बारे में बता दें कि इशाद जो आम है वो उत्तर कन्नड़ में आपका ज़्यादातर पाया जाता है। ये इसे
जियोलॉजिकल इंडिकेटर का टैग दे दिया गया है। ठीक है, इसाद आम जानते हैं एक आपका अलोंका, एक तरह बहुत टेस्टी और बहुत ज़्यादा जूसी आम कहा जाता है इसको। ठीक है, चलिए फिर और सही बात आपको बता दें कि जो ये आम है ना, इसकी वैरायटी है वो कल्टीवेट के अलावा 400 साल से इसका मतलब कि किस खेती की जा रही है, इसका उसकी इस किस्म की जो खेती है 400 साल से करी जा रही है। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और साथ ही आपको बता दें इसको दो वेरिएंट होती हैं, एक करी इसाद और एक होता है आपका बली इसाद। ठीक है, इसका जो करी इसाद होता है इसकी थिन स्किन जो होती है, खाली जो होती है कहते हैं जो छिलका होता है वो बहुत पतला होता है, बहुत ज़्यादा गूदा इसमें भरा होता है, बहुत मीठा होता है। वहीं जो बिली इसाद उसका थिक, इसका जो छिलका होता है थोड़ा मोटा होता है और इसमें थोड़ा गूदा कम होता है, पर इसमें स्वीट थोड़ी हल्की है, मिठाई थोड़ी हल्की होती है आपकी। जो आपका करी इसाद जो है ना, ये फाइनेस्ट क्वालिटी मैंगो कहा जाता है और ये भी एक तरह से यूनिक अरोमा आपका खुशबू देता है और टेस्ट हाई अमाउंट ऑफ इसमें गूदा पाया जाता है और उसका शेप और साइज भी बड़ा होता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब दो आपको ये कथन दिया गया उसका बताइए। जैसे मेज इज रेनफ्ड ए क्रॉप, मतलब मक्का एक वर्षा आधारित फसल है और मेज इज मेनली यूज इन स्टार्च, ग्लूकोज एंड सॉफ्ट ड्रिंक, मतलब मक्के का उपयोग मुख्यतः स्टार्च, ग्लूकोज तथा शीतल पेयजल में किया जाता है। तो इसमें बताइए कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, या कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन से स्टेटमेंट नहीं है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, दोनों स्टेटमेंट। जी हाँ, आपके दोनों स्टेटमेंट जो कहते हैं मक्का एक वर्षा आधारित फसल है वो भी सही है और मक्के का उपयोग स्टार्च, ग्लूकोज तथा आपका सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है गंडक कनाल जो है इरिगेशन प्रोजेक्ट इज ए जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब गंडक नहर सिंचाई परियोजना भारत के किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। या उत्तर प्रदेश बिहार की ये जॉइंट परियोजना है गंडक कनाल इरिगेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो उसके बारे में बता दें कि गंडक कनाल इरिगेशन प्रोजेक्ट है, एक जॉइंट प्रोजेक्ट है इंडियन स्टेट उत्तर प्रदेश और बिहार का। ठीक है, मैं आपको बता दें अंडर इस प्रोजेक्ट के तहत जो वाटर ऑफ गंडक रिवर है उसको यूज़ किया जाता है किसके लिए, इरिगेशन के लिए, खेती के लिए यूज़ किया जाता है कई सारे आपके राज्यों जिलों में उत्तर प्रदेश और बिहार के। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है शक्ति योजना वॉज रिसेंटली लॉन्च इन वाई विच स्टेट गवर्नमेंट, तो शक्ति योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, कर्नाटक। जी है, कर्नाटक राज्य से द्वारा शक्ति योजना शुरू की गई है। तो आप बता दें जो कर्नाटक सरकार है इन्होंने महिलाओं के लिए शक्ति स्मार्ट कार्ड शुरू किया है शक्ति योजना के तहत, जिसके तहत क्या होगा वो महिलाएं वहाँ पे क्या फ्री ट्रेवल कर सकती हैं वहाँ की बसों में, जो वहाँ की स्टेट रन बसें होती हैं, सरकारी बसें होती हैं, उनमें से फ्री आपकी ट्रैवल कर सकती हैं। और ये अभी हाल ही में इसी साल ही ये परियोजना लॉन्च करी गई है। ठीक है, आपको बता दें जो शक्ति स्कीम है इसका मेन जो प्रॉमिस है वो आपको कांग्रेस पार्टी है उसके द्वारा लॉन्च किया है, कर्नाटक में उसने लॉन्च किया है। ठीक है, और वहीं आप यहाँ पे जो कार्ड बनवाना आपको तो इस वेबसाइट जाकर आप उस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है सपरार कैनाल इज लोकेटेड, तो सपरार नहर स्थित है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, झांसी में। जी हाँ, झांसी में आपका सपरार नहर स्थित है आपकी। ठीक है, तो इसके बारे में बता दें जो सपरार नहर है वो झांसी में स्थित है और ये कनाल पास है झांसी एंड ललितपुर डिस्ट्रिक्ट के, ललितपुर और झांसी के बीच में गुजरती है आपकी। ठीक है, ये कनाल लगभग 200 किलोमीटर लंबी है और इसे इरिगेशन पोटेंशियल भी दिया जाता है, लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर का पूरा सिंचाई क्षमता भी होती है इसमें। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है रंगेवा डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर, मतलब रंगेवा बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, सोन नदी पर। जी हाँ, सोन नदी पर आपका रंगेवा बांध बनाया गया है। तो इसके बारे में बता दें कि रंगेवा बांध है जो उसे बर्न नदी जो बनाया है ना, बर्न नदी है पर बनाया गया है और इसका प्रोजेक्ट है वो आपका एग्रीकल्चर इरिगेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है मोहनपुरा और कुंडलिया सिंचाई इरिगेशन प्रोजेक्ट रिलेटेड टू विच स्टेट, तो मोहनपुरा कुंडलई सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश से संबंधित आपका। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है इन विच सिटी दी लवकुश बैरेज हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड बाय दी गंगा, मतलब लवकुश बैरेज का निर्माण गंगा पर किस शहर में किया गया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, कानपुर। जी हाँ, कानपुर में आपका ये लवकुश बैरेज बनाया गया है गंगा नदी पे। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं लवकुश बैरेज जो है वो आपका
लोकेटेड है कानपुर के अंदर गंगा रिवर पे। आपको बता दें इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, इसका निर्माण है वो किया गया है सिंचाई के लिए, पावर जनरेट करने के लिए और फ्लड कंट्रोल करने के लिए, मतलब बाढ़ को रोकने के लिए। इसका मेन ऑब्जेक्ट है किसका, लवकुश बैरेज का मेन ऑब्जेक्ट है बेटर मैनेज द वाटर रिसोर्स ऑफ गंगा एंड प्रोवाइड वाटर फॉर इरीगेशन ऑफ कानपुर सिटी, मतलब कानपुर उसके आसपास शहरों के लिए सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना और पानी की व्यवस्था को सुनिश्चित करना। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है व्हेन वाज द नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी एस्टेब्लिश, मतलब राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी 2009 में। जी हाँ, 2009 में आपका नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी सेल सेंट्रल पॉल्यूशन सेंट्रल बोर्ड न्यू दिल्ली की स्थापना की गई थी। तो इसके बारे में बता दें कि नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, इसे NGRBA भी कहा जाते हैं, इसे स्टेब्लिश 2009 में किया गया था भारत सरकार द्वारा। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्ट है कि प्रिपेयर टू एंड इम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ रिवर गंगा, मतलब रिवर गंगा को, गंगा नदी को आपका उसे डेवलप करने के लिए, उसे संरक्षण देने के लिए ये परियोजना शुरू की गई थी। ठीक है, दी हेडक्वार्टर, इस अथॉरिटी का हेडक्वार्टर वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज़ मर्ज विद विच बैंक। तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जैसे HDFC भी कहा जाता है, किस बैंक में विलय हो गया है। तो सही आंसर आपका है HDFC बैंक में विलय हो गया इसका। ठीक है, चलिए फिर आगे बता दें जो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है HDFCL लिमिटेड है, इसका मर्ज कर दिया गया HDFC बैंक में। ठीक है, आपको सारी बता दें, इसको मिलाने से ये जब दोनों ही बैंक है, मतलब ये फाइनेंस बैंक और ये बैंक मेन बैंक दोनों मिल जाने से क्या हुआ, ये HDFC बैंक जो है वो भारत की सबसे बड़ी बैंक बन गई है, प्राइवेट बैंक बन गई है। ठीक है, आपको बताने जो इसका जो अनाउंसमेंट अप्रैल 2022 में कर दिया गया था, 4 अप्रैल 2022 को कर दिया गया था। वहीं आपको बता दें इसकी जो स्थापना 1994 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं नंबर 1 पे आपके HDFC बैंक आएगी, नंबर 2 पे ICICI बैंक, फिर नंबर 3 पे आपके SBI बैंक। भारत की 10 सबसे बड़ी बैंकों में से आप देखते हैं। ठीक, नंबर 3 आपको बता दिया मैंने। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है इन विच डिस्ट्रिक्ट दी वेराइटी वेटरनरी इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल मेडिसिन लोकेटेड, मतलब पशु जैविक औषधि संस्थान किस जिले में स्थित है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी लखनऊ के अंदर। जी हाँ, लखनऊ के अंदर आपका पशु जैविक औषधि संस्थान स्थित है। तो आपको बता दें इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटिक मेडिसिन इस जो कि स्थित है लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर, और ये ये इंस्टीट्यूट है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर भारत सरकार के अंदर आता है। ठीक है, मैं आपको बता दें इसका जो मेन वर्क है वो एक डेवलप करना बायोलॉजिकल मेडिसिन एनिमल, मतलब जानवरों के लिए दवाइयाँ बनाना, इसका जैविक दवाइयाँ बनाना इसका मुख्य कारण है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। तो आपको बताना है इन विच ईयर दी गौ सेवा आयोग वॉज स्टेब्लिश इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में गौ सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी 1999 में। जी हाँ, 1999 में आपकी गौ सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। तो इसके बारे में बता दें कि गौ सेवा आयोग है, इसकी स्टेब्लिश 1999 में उत्तर प्रदेश में की गई थी। और एक कमीशन है, ये किसके अंदर आता है, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। इसका जो मेन फंक्शन है वो इंश्योर करना है प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ काउ डायनेस्टी, मतलब जो आपकी गौवंश है उनकी संरक्षण के लिए आपका ये योजना, आपका जो गौ सेवा आयोग बनाया गया था। ठीक है, चलिए आज के बस इतना रखते हैं। आपके 50 क्वेश्चन पूरे हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे क्या है बाकी लोगों के पास भी पहुँच सके। और आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम ऐसे ही आपकी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। ठीक, आज के बस इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।